या ट्रेडर्स के लिए भी, क्योंकि गिरावट 2 दिन में लगातार बढ़ती जा रही है और काफ़ी जो तेज़ी हमने एक वन साइडेड ली थी, वो कहीं न कहीं फिज़ल आउट होती हुई दिख रही है। शुरुआत कर रहे हैं विवेक जी से। विवेक सर, ये जो अलग-अलग खबरें हैं, चाहे वो इंडो-कनाडा रिलेशनशिप की बात हो, जो उसके अंदर में जो थोड़े से तकलीफ आई है, या चाहे फेड का जिस तरीके के जो कमेंट्री आई है, उसके अंदर में जो पूरे अगले साल तक का जो एक वो दिया है व्यू, क्या ये सारी चीज़ें हैं या इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं? इलेक्शन ईयर में भी हम भी जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें देखते हुए किस तरीके से देख रहे हैं, और ये जो लेवल्स आए हैं, ये जो डिप आया है, ये कितना ज़्यादा परेशान करने वाला है, या इसको बहुत ही टेम्परेरी एक किया जाए, बहुत ही छोटा-सा डिप और वोलेटिलिटी, और उसके बाद हम लोग वापस अपने ट्रैजेक्टरी पे होंगे? विवेक सर। अलेक्स देखिए, इतने हम लोग रन अप कर चुके थे, करेक्ट है। और लगातार बात हो रही थी कि थोड़ा बहुत अगर डिप आए और थोड़ा बहुत अगर जो भी फ्रॉथ है बाजार में वो अगर साफ हो जाए तो बढ़िया चीज होगा। तो मेरे हिसाब से ये डिप अच्छी चीज है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिप यहाँ से आएगा। इनफैक्ट आज के बाजार में भी आप देखो तो ओवरऑल एक स्टेबल लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब करीबन मुझे लगता है कि ये 19,900 तक मैक्स मैक्स जाएगा और वहां पे एक सपोर्ट ले सकता है। ऑफ कोर्स ये सलाह रहेगी, क्योंकि पिछले कई शो से मैं भी यही बोल रहा था कि ऑन डिप्स हम लोग देखेंगे। तो अभी डिप्स चालू हुआ है, तो धीरे धीरे यहाँ से जब लेना हो, मतलब एक बार ये डिप थम जाए तो उसके बाद हम लोग को परचेजिंग चालू करना चाहिए। तो पैनिक कुछ नहीं है बाजार में, पैनिक कोई भी तरह का नहीं है। बेसिकली कल मार्केट इसके लिए गिरा क्योंकि क्रूड काफी ऊपर चला गया था, और क्रूड एक ऐसी कमोडिटी है जो किसी के हाथ में नहीं है। वो अब यहाँ से और ऊपर जाता है या फिर एक करेक्शन आएगा, ये तो आजकल में पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक बार क्रूड वापस नीचे आ जाता तो सेंटिमेंट इमीडिएटली सुधर सकता है। और मेजर ड्रैग बाजार में रहे रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, क्योंकि हेवी वेट है और दोनों ही 2 दिन से लगातार डाउन जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पे भी जब दिखेगा कि वैल्यू बाइंग चालू हो जाए बाजार में, तो एक सपोर्ट वो दोनों स्टॉक्स भी देंगे। तो पैनिक नहीं है, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा धीरे धीरे यहाँ से अगर बाइंग करना, धीरे धीरे ही चालू करना चाहिए, क्योंकि कहाँ पे जाके ये सेटल होगा ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है इस चक्कर में। जी, कहाँ जाके सेटल होगा ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन पैनिक की ज़रूरत नहीं है, ये भी कह रहे हैं विवेक जी। तो फिलहाल ये है स्ट्रैटेजी, ये है राय। एक बार सुहास जी से राय ले लेते हैं, लेवल्स किस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी? सुहास सर। यस सर, कुछ मैं आई एम टोटली एग्री विद विवेक जी को। ऐसा पैनिक नहीं है, ये हेजी करेक्शन है जो हर मार्केट का पार्ट होता है। अगर मार्केट इतना ऊपर गया है तो थोड़ा नीचे आएगा, और वो आ रहा है, तो इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर करना चाहिए। लेवल की बात करें तो 19,750 का जो आज का लो का लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम। अगर आज उसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो यहाँ से के रिवर्सल के चांसेस है। और लास्ट वीक में भी हमने बात की थी 20,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस था। उसके नीचे मार्केट ट्रेंड कर रहा है तो करेक्शन आ रहा है, 20 की मूविंग एवरेज के नीचे है तो करेक्शन आ रहा है, तो उसको अपॉर्चुनिटी कंसीडर करना है। और बात हुई थी कि एचडीएफसी बैंक ग्रोथ है, इंजन की तरह काम करेगा मार्केट का, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई नहीं लगा रहा था, निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा रहा था। तो अगेन एचडीएफसी बैंक ने ही लीड किया है मार्केट को गिराने के लिए, निफ्टी को भी और बैंक निफ्टी को। तो भी मेरी नजर एचडीएफसी बैंक पर ही है, जो भी इंजन की तरह काम कर रहा है और मार्केट की दिशा तय कर रहा है। और इसके अलावा भी देखें तो ऐसा कुछ पैनिक नहीं है मार्केट में। अगर पैनिक होता तो सब चीजें गिर रही थी, बट कुछ चीजें लाइक पीएसयू बैंक वो तो आउट परफॉर्म कर ही रही है, स्टिल दे आर ऑन अ बुल ट्रैक। तो कंसीडर दिस इन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और गिरे तो और इंस्टॉलमेंट में बाय करिए। हर 100 पॉइंट निफ्टी गिरे तो एक्यूमुलेशन करिए अच्छे अच्छे स्टॉक जो अभी भी रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर मिल रहे हैं। जी, तो ये है राय, और उसका एक बड़ा कल्प्रिट कह रहे हैं सुहास सर, एचडीएफसी बैंक है, दिख रहा है सपोर्ट लेवल्स के पास में है, तो वो भी एक बार समझेंगे। दिवम सर, निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय दीजिएगा, साथ ही में एचडीएफसी बैंक भी बताइएगा, क्योंकि टेक्निकली मैं जैसा देख पा रहा हूँ तो मुझे कुछ तो सपोर्ट लेवल्स के पास ही दिख रहा है। अगर ये लेवल कितने क्रूशियल हैं और यहाँ से अगर और कमजोरी आती है तो क्या हम ज्यादा परेशान हो सकते हैं? देखिए, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो जो इनकी देखिए गाइडेंस है, एचडीएफसी बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले 2-3 साल से कंपेयर टू। ओके ओके ओके। हाँ जी,
अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो अगर आप गाइडेंस की बात करें तो उन्होंने जो गाइडेंस दी है अपने एमपीएस को लेके और ग्रोथ को लेके, तो वो थोड़ा सा मार्केट ने उसको डिस्काउंट किया है, उसकी वजह से मार्केट ने शेयर्स गिराए हैं। और हमें लगता है कि कुछ क्योंकि एक बैंकिंग पूरे सेक्टर ने एक ड्रीम रन देखा, एक सिंड्रेला मूवमेंट देखा। अब काफी सारे न्यू टू बैंक कस्टमर्स आए हैं जिनको लैंडिंग में जिनका इंक्लूजन हुआ है, वहां पे हमें लगता है कि कुछ एनपीएस आ सकते हैं आने वाले समय में। तो इसलिए मार्केट इसे डिस्काउंट करके चल रहा है। एंड हमें लगता है कि यहाँ से 50 से 100 रुपए अगर और गिर जाता है शेयर तो डेफिनेटली एक काफी अच्छी बाइंग रेंज में आ जाएगा। अगर आप पूरे मार्केट की बात करें तो देखिए कुछ फैक्टर्स हमें लगते हैं कि नेगेटिव हैं। जैसे अगर आप डॉलर इंडेक्स देखें तो 105 के ऊपर चला गया है। डॉलर इंडेक्स एक काफी नेगेटिव हो जाता है जब अगर डॉलर इंडेक्स 104 105 के ऊपर चला जाता है तो काफी नेगेटिव हो जाता है। अभी 105.5 पे है, तो दिस इज नेगेटिव। आप देखेंगे तो यूएस में जो बॉन्ड यील्ड है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, वो अपने काफी सालों के हाइस को ब्रेक कर चुकी है। एंड वहां पे हमें लगता है कि वो 4.35% के ऊपर चली गई है। वो लगता है कि काफी नेगेटिव है मार्केट के लिए इस पॉइंट इन टाइम पे। उसी के चलते आप देख रहे हैं कि एफआईआईज कैश में लगातार सेलिंग कर रहे हैं। कल भी उन्होंने सेलिंग करी, पिछले 1-1.5 महीने से काफी सेलिंग कर रहे हैं कैश मार्केट में। ऑल्दो उनकी एफएनओ में एफआईआईज की पॉजिटिव पोजीशन है, बट कैश मार्केट में काफी सेलिंग कर रहे हैं। तो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स ये दोनों कल्प्रिट है इस पॉइंट इन टाइम पे। जब भी बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाती हैं तो जो पैसिव फंड्स है वो इक्विटी से हट के वापस फिक्स्ड इनकम या वापस अपने देश चला जाता है वो पैसा, और वापस फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में लग जाता है। तो बट गुड न्यूज ये है कि यहाँ से बहुत ज्यादा बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने के आसार नहीं है। अभी रिसेंटली भी आप फेड की भी पॉलिसी देखेंगे तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया है, और उन्होंने ये बोला है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे आने वाले साल में। तो अभी फिलहाल के लिए ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ऊपर बॉन्ड यील्ड्स यहाँ से जाने वाली है, तो इतना नेगेटिव नहीं लग रहा इस पॉइंट इन टाइम पे। यूफोरिया मार्केट में नहीं है, बट अगर हम अपने पोर्टफोलियो को देखें तो अपॉर्चुनिटीज जो हमें मार्च में दिख रही थी या अप्रैल में दिख रही थी, वो उतनी अपॉर्चुनिटीज इस समय नहीं है मार्केट में। तो अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली, बट उतनी नहीं है। तो आपको एलोकेशन अपना स्टैगर करके लगाना है, अपना एक साथ अभी एलोकेशन मत लगाएं। बहुत एग्रेसिव ना हो, थोड़ा सा मार्केट अगर करेक्शन मोड में आया है तो थोड़ा सा करेक्ट होने दें कुछ समय तक, एंड ग्रेजुअली अगले 2-3 महीने में एलोकेशन करें। हमारा ये मानना है जी। ठीक है, तो ये है दिवम सर की राय एचडीएफसी के साथ साथ बाकी चीज़ों पे भी उन्होंने बता दिया है। अविनाश जी से उनकी राय लेते हैं और उसके बाद चलेंगे निखिल भट्टी के पास में। अविनाश सर, कैसे देख रहे हैं इस डिप को, और क्या ये अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले बस मिस कर दी? एलेक्स जी, लास्ट 2 वीक से जो हमारा व्यू था कि मार्केट में थोड़ा फ्रॉड ज़्यादा हो गया है, और हमने लास्ट वीक और उससे भी 1 वीक पहले हमने यही कहा था कि कुछ प्रॉफिट बुक करना हार्मफुल नहीं होगा व्यूवर्स के लिए। और मिड कैप और स्मॉल कैप जो 10% 15% रोज जो बढ़ रहे थे, उसमें हम यही रेकमेंड कर रहे थे कि उसमें प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। हमारा व्यू यही था कि बहुत ज़्यादा फ्रॉती है मार्केट और इतना सस्टेन नहीं कर सकता ये लेवल पे, और एक करेक्शन ड्यू लग ही रहा था। और उसके बाद हमने देखा एक दिन ही में मिड कैप स्मॉल कैप सब बहुत जोर से तोड़ दिए थे। उसके बाद थोड़ा एचडीएफसी से सपोर्ट मिला, लेकिन लास्ट 2 दिन से फिर एचडीएफसी और रिलायंस ने भी सपोर्ट देना बंद कर दिया। प्रॉब्लम यहाँ है कि एचडीएफसी का जो टेक्निकल व्यू है वो थोड़ा नेगेटिव हो रहा है लॉन्ग टर्म व्यू में। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे है जो लग रहा है कि वो शायद तोड़ सकता है उस लेवल को। तो यहाँ से एचडीएफसी बैंक का कितना सपोर्ट आएगा वो मेरे को एक डाउट है। और जो कल जो यूएस में भी जो हुआ है, फेड ने क्लियर इंडिकेशन दिया है कि 5 और 5.5 टर्मिनल रेट रहेगा और थोड़ा लॉन्ग टर्म रहेगा, तो वो मार्केट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो फेड पॉज करेगा और हो सकता है दिसंबर या जनवरी में कट शुरू कर दे, जो उसने पूरा ही रिजेक्ट कर दिया है व्यू। तो उसकी वजह से भी थोड़ा एक नेगेटिव है। और 5% और 5.5% का टर्मिनल रेट
2024-25 के लिए जो उन्होंने बताया है वो सस्टेनेबल नहीं है। नाउ द प्रॉब्लम है कि अगर ये सस्टेन नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट होगा इंटरनेशनल मार्केट में, फाइनेंशियल सिस्टम को, और वो फेड को फिर है ना पुश करेगा टू कट रेट अर्लियर देन व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग। तो इसकी वजह से हम थोड़ा नेगेटिव है मार्केट को लेके। ऑफ कोर्स 2 दिन में काफ़ी बाजार गिर गया है, तो एक बाउंस आएगा, उस पर हम लोग शॉर्टिंग की व्यू रखेंगे। बाकी इंडिविजुअल स्टॉक्स में हम बाय कर सकते हैं जो फंडामेंटली अच्छी लग रही है, या किसी पे अगर ट्रिगर है कोई पॉजिटिव, तो उस पर हम बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इंडियन मार्केट में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारा व्यू है लास्ट 2-3 हफ्ते से। द ओनली प्रॉब्लम इज नेगेटिव न्यूज़ फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो वो एक प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट 2-3 दिन से FII का सेलिंग आ रहा है, और कोई सेलिंग कोई बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन बाइंग जो है वो ड्राई अप हो चुका है रिटेलर का। रिटेलर काफ़ी सारे मिड कैप में और स्मॉल PSU बैंक्स में हैं। अगर वहाँ कुछ करेक्शन आता है और वहाँ पे वो लोग अटकते हैं, तो वो ये प्रेशर और आगे बढ़ सकता है। जी, ठीक है। तो ये है व्यू अविनाश जी का। एक बार निखिल जी से समझते हैं। और निखिल सर, मेरे को ये बताइए कि ये जैसे अभी अविनाश जी कह रहे थे और आप उनको सुन रहे थे, एक तो पहले स्वागत है आपका शो में, थोड़ा देर से जुड़े, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी। निखिल सर, मेरे को ये बताइए कि ये जो डिप है, और अविनाश जी अभी कह रहे हैं कि अभी भी, या बाकी एनालिस्ट में भी, एक मोटा-मोटा अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं अभी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, दूर रहने की सलाह जैसी है कि हाँ ठीक है, नया कुछ नहीं करना है, पैनिक भी नहीं है, भागने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन नई बाइंग की भी सलाह नहीं दे रहे हैं और शॉर्टिंग की भी सलाह नहीं दे रहे हैं। आप कितना एग्री करते हैं, और क्या अभी बाइंग रोक के रखी हुई है, नई बाइंग या एडिंग एक्यूमुलेशन अभी नहीं कर रहे हैं? पहले तो सब पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग सर, आपको भी गुड मॉर्निंग। और मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, ये एक्चुअल वैल्यूएशन पे चल रहा है। देखिए, कोई भी तेजी है तो मंदी का मेरे हिसाब से, पर्सनल व्यू से ऐसा है कि कोई एक रीजन होता है। जैसे G20 का एक रीजन था, तो G20 के अंदर जो शिखर सम्मेलन हुआ, उससे उत्साह में भारत ने मजबूत आर्थिक विकास का प्रदर्शन बनाए रखने में कामयाब रहा। तो ये जो कामयाबी थी, उसके चलते निफ्टी फ्यूचर जो था वो भी 20,200 के एक लेवल पे मतलब टच हो गया। अब रहा सवाल एक्चुअल वैल्यूएशन का, निफ्टी और बैंक निफ्टी और सब स्टॉक्स का, तो मैं अविनाश जी से, सुहास जी से, दोनों से समर्थन करता हूं कि अभी मार्केट में एक घबराहट की मतलब परिस्थिति हो गई है। स्थानीय फंड जो है प्लस रिटेल निवेशक है, उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो टूट गया है। क्योंकि मार्केट में कोई भी करेक्शन आता है वो धीरे धीरे आता है, तो ठीक है, वो लोग मतलब सहन कर सकते हैं। अभी तो मार्केट में मजबूती के साथ करेक्शन दिया है, तो भारत एक मजबूत आर्थिक प्रदर्शन, विकास के प्रदर्शन करने में सक्षम रहा। लेकिन स्टॉक मार्केट जो है, शेयर बाजार है, वो निफ्टी को अपने लेवल से 20,000 के ऊपर के लेवल में नाकाम रहा। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज मतलब मेरे हिसाब से है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया कि कनाडा में एक सिख जो अलगतावादी नेता की हत्या हुई, उसमें भारत सरकार शामिल थी। देखिए, कोई भी देश के अंदर ये आरोप लगाना, ये सबसे बड़ा असर होता है निवेशकों पर, क्योंकि निवेशक जो है वो हमारे फॉरेन निवेशक है, जैसे FII हम लोग बोलते हैं, डोमेस्टिक फंड भी है और रिटेल इन्वेस्टर भी है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है उस पर बहुत बड़ा असर हुआ कि ये G20 की सफलता के बाद तुरंत कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये एक बयान दे दिया कि इसमें भारत सरकार शामिल थी। तो ये पैनिक जो है वो अभी इसके चलते पैनिक हुआ है, और कुछ नहीं है। सुभाष जी से मैं मतलब एग्री करता हूँ, 19,750 का एक लेवल बनता है निफ्टी फ्यूचर में, और यहाँ से मतलब स्टॉक स्पेसिफिक जैसे रिलायंस है, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज है, ऐसे मतलब बहुत फंडामेंटल स्टॉक्स है, वो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। SCC सीमेंट सेक्टर भी बहुत बढ़िया है। तो फंडामेंटल जितने भी स्टॉक्स है उसके अंदर निवेश करने की मेरी सलाह है। मार्केट में कोई पैनिक का कारण नहीं है, जो भी कारण था 2-3, वही 2-3 दिन में निपट जाएगा। मंडे से वापस शुरू हो जाएगी नई तेजी, तो उसका माहौल और जो तेजी का माहौल होगा उसमें आप आनंद उठाइए। जी, ठीक है। तो ये ओवरऑल व्यू है, और इंडो कनाडा रिलेशनशिप पे जो निखिल जी कह रहे हैं, इस पे हमने एक स्पेशल शो भी किया है, तो वो भी
आप देख सकते हैं चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट से भी बातचीत करी है, बाजार के भी एक्सपर्ट से बात करी है। और वापस से इस डिस्कशन को कंक्लूड करने के लिए विवेक जी के पास आ रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके के मामलों में अक्सर विवेक जी बहुत इंटरेस्टिंग टेक रखते हैं। लेकिन विवेक जी, एक चीज हाइपोथेटिकली बताइए कि हम ये कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को स्ट्रॉन्ग वो चाहिए होती है कि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, स्ट्रॉन्ग सेटअप है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है किसी देश का या किसी कंपनी का, तो इन्वेस्टर कहता है कि हाँ, यहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखती है। और इस इंसिडेंट की बात करें, हाइपोथेटिकली हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर एक बार कोई कहा जाए कि वहां पे तो वो कोई जिसको टेररिस्ट कहते हैं, कोई ऐसा वो वाला व्यक्ति, और उसको अगर चलिए इस तरीके से न्यूट्रलाइज करने में अगर किसी सरकार का हाथ है भी, जो कि डिप्लोमेटिकली तो नहीं होना चाहिए या एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर इस तरीके का संकेत भी है, तो क्या ये पॉजिटिव साइन नहीं होगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए, किसी और देश के इन्वेस्टर के लिए? मतलब कनाडा हो सकता है एक बार को, और कनाडा इतना छोटा परसेंटेज लेकर के इन्वेस्ट करता है इंडिया के अंदर में कि हमें उसकी शायद उतनी चिंता नहीं उस फंड की या उस पेंशन फंड की, लेकिन उसके अलावा बाकी दुनिया से तो ये तो एक अच्छा साइन जाना चाहिए, और इससे तो हमें शायद फायदा मिलना चाहिए। एलेक्स, इनफैक्ट उनके फॉरेन मिनिस्टर का कल आप एक लेडी थी, नाम याद नहीं है मुझे, तो वो बोल रही थी कि ऐसा ऐसा हाथ हो सकता है इफ प्रूवन राइट, देन तो मतलब वो इफ प्रूवन राइट मतलब आपके पास कुछ प्रूफ है नहीं, आप खाली बकवास कर रहे हो, राइट? तो इफ प्रूवन राइट का क्या मतलब होता है? तो पहले तो आप प्रूव करो, पहली चीज। और दूसरी चीज, कनाडा सोचता है मतलब पाकिस्तान के जैसे कि इंडिया को आप दखल अंदाज करवा पाओगे। यूएस मिलिट्री एक्टिविटीज जो कुछ ड्रिल है उसके लिए ओके है, बाकी कंट्रीज कोई आगे नहीं आने वाला। मतलब खुल्लम खुल्ला कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को डांट पड़ती है, कभी चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से, कभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, मतलब मैं क्या बोलूं। तो इतना बड़ा अपना भी उधर इन्वेस्टमेंट है नहीं ना, उनका कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इधर है। तो मुझे तो लगता है कि अगर वो लोग ऐसे करते रहे ना, तो आप एक खालिस्तान बना दो अलग से कनाडा में, और खुश रहेंगे वो लोग उधर। तो उनको वैसे करना चाहिए कुछ। और मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। कल मार्केट गिरा है क्रूड की वजह से, कनाडा की वजह से नहीं गिरा है। कनाडा तो इमटेरियल है, तो यही अगर यूएस वगैरह और कुछ कोई बोलता तो थोड़ा बहुत सीरियसली भी लेते। इधर कोई सीरियसनेस नहीं है। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, कम से कम वो इशू नहीं है। और ये हमने कल डिस्कशन में जो मैं बता रहा था कि एक वीडियो हमने अलग से एक स्पेशल शो किया है, तो वो आप देख सकते हो, जहाँ पे एग्जैक्टली कि किन कंपनीज में जो लिस्टेड कंपनीज हैं वहाँ पे उस पेंशन फंड का, जो कनाडा का पेंशन फंड है, उसका इन्वेस्टमेंट है। और उस पर भी जो रिएक्शन देखा तो उसमें भी दिख रहा था कि बहुत ही न्यूट्रल सा रिएक्शन था। तो हमारे बाजार की गिरावट के कंपेरेटिवली उन स्टॉक्स में कम गिरावट थी, कमजोरी थी, और इनफैक्ट कुछ एक में तो कमजोरी नहीं थी, हरे निशान में बंद हुए थे। तो वो सारी चीजें भी थी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको सीखते, देखते, समझते चल रहे हैं। और किसी दर्शक को अगर कोई व्यू हो आपका तो जरूर शेयर करिएगा। बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है सभी दर्शकों का। आपके सवालों के जवाब लेंगे थोड़ी देर में। एक बार फिर से नजर डालते हैं